हाँ, नमस्कार मित्रों। मैं अनिल सिलेक्शन टाइम यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। तो आज लेखपाल के लिए हिंदी पढ़ रहे हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और उनके नायक नायिका और सूफी संत से रिलेटेड है। तो आप इसको थोड़ी समझिएगा। तो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि इसमें हंसावली किसकी है, तो इस हंसावली को आपको पढ़ना है कि हंसावली किसकी है। तो आपको इसको ध्यान रखना है कि हंसावली किसकी है। तो आपको याद रखिएगा, ये हंसावली है आपकी। हाँ, किसकी है, तो इसको ध्यान रखना है। हंसावली है आपकी किसकी, ये है हंसावली, पाटन राजकुमारी हंसावली। ठीक है, आगे चलते हैं। चंदायन किसकी है, तो मुल्ला दाऊद की एक रचना है चंदायन। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुल्ला दाऊद की है चंदायन। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। इसके बाद ये अवधी भाषा में लिखी हुई है मुल्ला दाऊद, इसको ध्यान रखना है। सत्यवती कथा ईश्वर दास की है, राजकुमारी सत्यवती ने इसको जो है तो ये इसके पात्र हैं। ठीक है, राजकुमारी सत्यवती, ये पात्र नहीं पूछा जाएगा, बस ये बार आपके उसमें पूछा जाएगा कि ये किसकी है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे वाले उसमें तो आगे आप थोड़ी समझिएगा। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि ये सत्यवती किसकी है, तो ईश्वरदास की है। मृगावती किसकी है, तो कुतुबन की है। फिर इसके बाद है मृग, तो मृग को कुतुब आपको चाहिए जो है, इसको याद कर सकते हैं। जो मृग, जो मृगावती है, ये है किसकी, कुतुबन की है। इसके बाद पद्मावत, पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी गई है, अवधी भाषा में है। ये एक महाग्रंथ है जिसमें जो है चित्तौड़गढ़ का एक राजा हुआ करता था, तो मैंने एक कहानी डाली हुई है, तो उसको आप पढ़िएगा। उसमें हुआ ये करता था कि एक राजा था चित्तौड़गढ़ का, तो जिसमें जो है तो और रावत रतन सिंह की कहानी है, रानी पद्मावती किस तरीके से जौहर करती हैं। तो ये पूरी एक कहानी है, बहुत ही मलिक मोहम्मद जायसी उस पद्मावती का उसमें लिखता है महाकाव्य में। कहता है कि पद्मावती इतनी सुंदर थी कि एक बार जब वो पानी पीती थी तो गले में चलता हुआ पानी दिखाई देता था, उसका वर्णन उसमें है। तो आप कभी जो है, अगर आपको टाइम मिलता है तो आप उसको पढ़िएगा ज़रूर। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। इसके बाद आता है, आगे चलते हैं, इसके बाद आपको पढ़ना है मधुमालती। मधुमालती अवधी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। इसके बाद जो है ये आपके उसमें नहीं है, ये 17वीं वाली। फिर इसके बाद इस पे आ जाओ, ठीक, इस पीडीएफ पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ी सा ध्यान में रखिए। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए, ये पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की एक रचना है, पृथ्वीराज रासो ने लिखी हुई है, ये वही पृथ्वीराज रासो है। ठीक है, इसमें नायिका के रूप में चंद्रवती की पुत्री संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान का वर्णन किया गया है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की एक रचना है, इसको ध्यान रखना है। वही चंद्रवरदाई जिसने कहा था, आपको याद होना चाहिए कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण और ता ऊपर सुल्तान है और मत चूको चौहान। तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे इसके बाद जो है तो फिर है आपका बीसल देव रासो। बीसल देव रासो, ये इसको ध्यान रखना है, ये है नरपति ना है, बीसल देव रासो है नरपति नाय का है। परमार रासो जगनिक ने लिखा हुआ है। किसने लिखा है, जगनिक ने। इसके बाद जो कि आला उदल की कहानी है परमार रासो में, इसने जगनिक ने लिखा है, इसको ध्यान रखिएगा, ये जगनिक। ठीक, परमार रासो आला उदल ये महोबा के थे, जहाँ से मैं लाइव हूँ वर्तमान में, जहाँ से मैं वीडियो शूट करता हूँ। कहते हैं बड़े लड़ैया गढ़ महोबे के, जिनकी मार सही ना जाए, एक हमारे दो मर जावे, तीसरा हौफ खाए मर जाए, तो वहाँ के हैं। ठीक है, तो ये बड़े आला उदल की कहानी है। यहीं पे जो है तो महोबा में आला चौक उदल चौक बहुत फेमस है, यहाँ पे हम उदल चौक में रहते हैं। आप अभी आइए, आपका वेलकम है। ठीक है, तो वहीं से हूँ, तो आप लोग जो है तो ठीक है, क्या है आपको ये चीज़ें ये आला उदल की कहानी है, तो बहुत ही वीरता के लिए ये जाने जाते हैं आला और उदल। यही माँ चंद्रिका का मंदिर है, यही एक कीरत सागर है जिसे कीर्त वर्मन ने बनवाया था, जो कि वर्तमान में महोबा में पड़ता है और ये एक मिनी गोवा कहलाने लगा है। ठीक है, यहाँ पे कभी आइए, आपका वेलकम है। जो महोबा से जो लोग जो जुड़े हैं उनको ये पता होगा किसके बारे में, इसी के बारे में। ये महोबा का है, कहाँ का है, महोबा। ये महोबा उत्तर प्रदेश का एक सबसे छोटा जिला है जनसंख्या के हिसाब से। ठीक है, पहले इसके पहले हमीरपुर हुआ करता था, 1995 में बना हुआ है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कौन सा, ढोला मारू डा दूड़ा।
ये जो है तो कुल्लोल और कुल्लकास की ये रचना है। पद्मावत, ये अब मैंने आपको बता ही दिया है पद्मावत के बारे में, इसको थोड़ी सा आप ध्यान ले लो। पद्मावत किसकी रचना है, तो ये मलिक मोहम्मद जायसी, इसी ने लिखा है, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी एक कविता है। मैंने आपको पद्मावती के बारे में बताया है। पद्मावती किसकी पुत्री थी, तो एक रावत रतन सिंह हुआ करते थे, वो सॉरी उनकी वाइफ थी ये पद्मावती, रावत रतन सिंह की। और सिंघल प्रदेश के राजा थे जिनका नाम था गंधर्व सेन, उसकी ये पुत्री हुआ करती थी, कौन, पद्मावत। तो उसकी एक कहानी है, इसके नायक है राजा रत्न सेन, चित्तौड़गढ़ हुआ करता था, वहीं के एक राजा हैं। एक नायिका है पद्मावती, उसी का वर्णन इसमें दिया गया है। इसके बाद आते हैं तुलसीदास जी के बारे में थोड़ी समझना है। तुलसीदास जी के बारे में अगर बात करें तो तुलसीदास जी का जन्म जो है तो 1474 ईस्वी में हुआ था। कुछ लोग मानते हैं कि इनका जन्म जो है तो सिंही में हुआ था, कुछ लोग मानते हैं तो चित्रकूट के पास राजापुर में हुआ था। ठीक है, तो ये रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जिसमें 7 कांड हैं। ठीक है, और सबसे छोटा कांड अगर पूछा जाए तो सबसे छोटा कांड है आपका किष्किंधा कांड, और सबसे बड़ा कांड पूछा जाए किष्किंधा कांड, किष्किंधा किष्किंधा कांड सबसे छोटा है, और बाल कांड सबसे बड़ा है। कौन सा, बाल कांड। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। यही जो है तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की है। सबसे लास्ट का कांड आता है उत्तर कांड, कौन सा, उत्तर कांड। तो इसको ध्यान रखना है गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में। ठीक है, ये अकबर के समकालीन थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। इसके बाद आता है आपका मैथिली शरण गुप्त, कौन सा, साकेत किसकी है, तो ये मैथिली शरण गुप्त की है। ठीक है, इसमें लगभग 15 वर्ष का समय लगा था, इसमें 12 सर्ग है। इतना डिटेल में नहीं आएगा, लेकिन आपको समझना है। ये वही मैथिली शरण गुप्त है जिसमें एक आपने सुना होगा मैथिली शरण गुप्त। ठीक, साकेत ने लिखा है, यशोधरा भी इनकी रचना है। ठीक है, और भी हैं, सखी वो मुझसे कह कर जाते, इन्हीं की फेमस पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त का। इनका जन्म जो है तो झांसी में हुआ था। इन्हें राष्ट्र कवि कहते हैं। इनको जन्म 3 अगस्त को होता है, 3 अगस्त को, और 3 अगस्त को ही राष्ट्रीय कवि दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था भारत भारती। क्या नाम था, भारत भारती। ये इनकी एक पुस्तक थी, जिन्हें से प्रसन्न हो गए महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी, इसलिए ये चर्चा में ज़्यादा रहते हैं। जिसको याद रखना है, राष्ट्र कवि भी इनको कहा गया है, और इनको दद्दा के नाम से पुकारा जाता था। क्वेश्चन आता है कि दद्दा किसका नाम था, तो मैथिली शरण गुप्त का। नेक्स्ट पे चलते हैं आगे। इसके बाद आता है आपका कौन सा, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास, प्रिया प्रिया और प्रिय प्रवास, तो ये है किसकी है, हरिऔंध जी की है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये भी एक महाकाव्य है, खड़ी बोली में लिखा गया है एक महाकाव्य है, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए फिर आगे आते हैं नेक्स्ट पे। फिर इसके बाद आता है वैदेही वनवास, तो ये भी इन्हीं ने लिखा। इसको वैदेही वनवास रामचरितमानस मत टिक कर देना भाई मेरे, क्योंकि आपको वैदेही सीता जी का पर्यायवाची होता है, तो आप उसी को अर्थ लगा के सीधा मार दो, तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद आता है कामायनी, ये जयशंकर प्रसाद की एक रचना है कामायनी। ठीक है, इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट लोकायन, किसकी है, तो ये है आपकी लोका लोकायतन, ये पंत की है। ठीक है, कुरुक्षेत्र दिनकर की है एक रचना है, इसको ध्यान रखना है। आत्मजयी कुंवर नारायण की है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, आज पूरा इसको ख़त्म करेंगे, कहीं जाना नहीं है। ठीक है, कहते हैं हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर पे हंगामा फैलाना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही, लगी हो आग ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। तो चलते हैं फिर आगे नेक्स्ट पे। तो फिर आगे आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आता है जैन साहित्य के बारे में। तो देवसेन, इतना ये वाली रचनाएं कम पूछी जाती हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद इसको थोड़ी सा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये आपके कोर्स में बहुत कम पूछी जाएंगी, लेकिन इम्पॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ। इस पे आते हैं खुमान रासो, ये पूछा जाता है खुमान रासो किसकी है, तो ये इसको ध्यान रखना है, दलपति विजय की है खुमान रासो, इसको ध्यान रखना है। इसके बाद बीसल देव रासो किसकी है, तो ये नरपति नायक की है, इसको भी ध्यान रखना है आपको।
इसको जो है, इसके बाद परमार रासो मैंने बता दिया, ये जगनिक की है, ठीक, किसकी है, जगनिक है, जिसमें कि आला उदल का चित्रण किया गया है। पृथ्वीराज रासो किसकी है, ये आपको चंद्रबरदाई की, ये भी मैंने आपको बता दिया है, जिसमें संयोगिता जयचंद की पुत्री रहती हैं और वो नायिका के रूप में, पृथ्वीराज चौहान नायक के रूप में इनका वर्णन किया गया है। फिर इसके बाद जो है आगे आते हैं इम्पोर्टेंट पे, ठीक है, जयशंकर प्रसाद। तो इसको थोड़ी सा ध्यान रखना है, जयशंकर प्रसाद की कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो ये इसकी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो प्रेम पथिक है, करुणामय, फिर कानन, कुसुम, ये सब इन्हीं की हैं, ठीक है। महत्व, झरना, चित्रकला, कामायनी, लहर, आंसू, ठीक है, ये सभी इन्हीं की हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा प्लीज। आगे चलते हैं, इनकी पोइम के बारे में अगर बात करें तो इनकी कुछ कविताएं भी हैं, जो है कि कौन सी, एक तो ये कविता है उर्वशी हो गई, ठीक है, वन मिलन हो गया, प्रेम राज, ये सब इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नीरव, प्रेम, विसर्जन, ये सब इन्हीं की हैं। इसके बाद आता है उच्छ्वास, ये पंत की हैं, इसको ध्यान रखना, पंत की है उच्छ्वास। ग्रंथ, वीणा, पल्लव, गुंजन, पल्लव, गुंजन, वीणा, ग्रंथ, ये सब इन्हीं की हैं, इसको ध्यान रखिएगा। युगांतर, युगवाणी, इन्हीं की रचनाएं हैं। धूल, ये भी इम्पोर्टेंट है, स्वर्ण धूल, हैं बहुत सारी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उनको मैं इधर अंडरलाइन कर रहा हूँ। चलिए आगे आते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है इनकी। बूढ़ा और काला चांद है, कला और बूढ़ा चांद भी याद रखना है, ये बहुत फेमस है, ठीक। चिदम्बरा बहुत आती है, लोका है, तन बहुत आता है पेपर में, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं निराला जी के बारे में। निराला की अनामिका निराली, अरे वाह, अनामिका, तो इसको थोड़ी सा ध्यान रखिएगा कि अनामिका किसकी है, निराला जी की है। फिर गीतिका, तुलसीदास, ये बहुत आता है, तुलसीदास किसकी रचना है, तो तुलसीदास ये खुद में एक रचना है, वो है किसकी, निराला जी की, तो इसको ध्यान रखना है, निराला जी की है। अणिमा भी है, कुकुरमुत्ता, अरे वाह, कुकुरमुत्ते, ये भी किसकी है, निराला जी की है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। आराधना किसकी है, गीत गुंजन, ये भी इन्हीं की है। बेला, नए पत्ते, ये सब इन्हीं की रचनाएं हैं, किसकी, निराला जी की। आगे आते हैं नेक्स्ट पे, फिर आता है महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा की है एक निहार, बहुत पूछा जाता है निहार किसकी है, तो निहार, महादेवी को निहार, तो ऐसे याद कर सकते हैं, निहार, निहारा किसको जाता है, किसी लड़की को, तो इसमें कोई याद करने की ट्रिक है, बाकी आपको दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, ठीक। तो निहार, रश्मि, ठीक, नीरजा, सांध्य गीत, दीप शिखा, कौन, ये दीप शिखा हो गई, ठीक है। यामा बहुत फेमस है, यामा। फिर अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियाँ, स्मृति की रेखाएं, सब, और ये है पथ के साथी, इसको ध्यान रखना है, इसकी सभी इम्पोर्टेंट है ये रचनाएं महादेवी वर्मा की। तो आपको महादेवी वर्मा की सभी रचनाएं बहुत अच्छी तरीके से याद करना है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे चलते हैं, आगे आते हैं नेक्स्ट पे। फिर इसके बाद आते हैं, ये बहुत कम इम्पॉर्टेंट उतना नहीं है, फिर आगे मैं ले चलता हूँ आपको जो इम्पोर्टेंट है, ठीक। हरिवंश राय बच्चन के बारे में जो इम्पोर्टेंट है वही करवा रहा हूँ पहले, ठीक है। तो चलिए फिर आगे, इसके बाद आता है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन का जन्म प्रतापगढ़ में हुआ था, उत्तर प्रदेश के सबसे शक्तिशाली और सबसे जाने माने नायक के रूप में इन्हें हरिवंश राय बच्चन को जाना जाता है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। आगे आते हैं, इनकी एक सबसे फेमस कविता है जिसे बोलते हैं मधुशाला। ये मधुशाला 1935 में लिखी गई। पति के प्यार से पीना इसको फिर न मिलेगी मधुशाला, यम आएगा खाकी बनकर लिए हाथ साकी आला। तो आप इसको पढ़िएगा, अगर आप इसको पढ़ते हैं ना तो जो दारू खोर होते हैं वो दारू भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसको दिल से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा इन्हें लिखा है मधुशाला के बारे में, मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण, ठीक, मधु कलश, ठीक, ये बहुत इनकी फेमस है। और इन्हीं की एक आत्मकथा है जिसका नाम है क्या भूलो और क्या याद करो, ठीक। तो आप इनको कभी पढ़िएगा यार, बहुत मज़ा आएगा आपको, ठीक है। हरिवंश राय, इनकी एक कविता है कुमार विश्वास ने गाई है, तो उसको सुनिएगा। जो कुमार विश्वास जिस चर्चा में रहते हैं ना, वो क्या है, आप तो जानते होंगे, एक डायलॉग उनका बड़ा फेमस है, क्या बोलते हैं उसको, अरे तू, क्या नाम था, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, उन्हीं ने एक गाया है
इसी को, मधुशाला को। तो आप सुनिएगा कभी आपको टाइम मिले। वैसे ही आप कहाँ टाइम मिलता है, आपके बहुत लाइफ बिजी रहती है। ठीक, सुनिएगा लेकिन टाइम निकाल के। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। इसके बाद आता है भगवती चरण। भगवती चरण को भी थोड़ी ध्यान रखना है। ये भगवती चरण, भगवती वाकई में देखा जाए तो भगवान का स्त्रीलिंग भगवती होता है। तो मधुकण, प्रेम संगीत, मानव और चित्र रेखा, ये सब इन्हीं की हैं, भगवती जी की हैं। तो इनको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है आपका रामेश्वर शुक्ल, और पहले इसको पढ़ लेते हैं। कौन सा? नरेंद्र वर्मा। नरेंद्र वर्मा की है प्रभात फेरी। और इसके बाद जो है प्रभात फेरी के बाद ये आता है कौन सा? इसके बाद जो है तो प्रवासी के गीत हैं, फिर कर्णपुत्र है और हंसमाला, ये ज़्यादा है। द्रौपदी वगैरह, इनको थोड़ी सा ध्यान रखना है, ये ज़्यादा पूछे जाते हैं पेपर में। इसके बाद आगे चलते हैं भाई। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट, हाँ, माखनलाल चतुर्वेदी बहुत पूछा जाता है। पूछा जाता है कि माखनलाल, हिम का माखन चरण को समर्पित, एक ट्रिक है, हिम का माखन चरण को समर्पित। तो माखनलाल चतुर्वेदी, इनको याद रखना है। तो इनकी है हिम कृटिनी, हिम तरंगिणी, फिर है आपका माता समर्पण युग चरण। तो इनकी एक रचनाएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आता है राम नरेश, तो मिलन पर्वत, फिर ऐसे मिलन पथिक, मानसी है, फिर स्वप्न, इनकी रचनाएं। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। उदय शंकर भट्ट, दिनकर, फिर इस पे ध्यान रखना है। सुभद्रा कुमारी चौहान, इनकी है झांसी की रानी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। जलिया बाग में बसंत, ये भी इन्हीं ने लिखा है, जलिया वाला बाग में बसंत। जलिया वाला बाग बहुत आता है पेपर में। ये घटना है 13 अप्रैल 1919 को। जनरल डायर एक गोली चलाने की आदेश दे देता है। मुकुल भी इन्हीं की है, निराधार भी है। तो इनको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद दिनकर की थोड़ी याद रखना है आपको। दिनकर की रेणुका हो गई, ओंकार हो गई, रसवंती हो गई, ये दिनकर की धूप और छाया, इतिहास के आंसू, कुरुक्षेत्र और उर्वशी। उर्वशी बहुत फेमस है, उर्वशी इंद्र की अप्सरा भी है। ठीक है, तो उर्वशी आपको ध्यान रखना है भाई। चलिए आगे नेक्स्ट पे। फिर अगर आता है प्रगतिवादी। प्रगतिवादी वाले में भी थोड़ी आपको ध्यान रखना है। केदारवादी अग्रवाल, तो इसको भी नींद के बादल, तो इसको थोड़ी सा ध्यान रखिए। कौन से? केदारनाथ अग्रवाल, ये हैं आपके, इसको थोड़ी सा ध्यान रखना है। नींद के बादल कौन से? इसमें है नींद के बादल। ठीक है, योग और गंगा, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। गुल मेहंदी, इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं। आज इसको पूरी ख़त्म करना है पीडीएफ को, आप जाना नहीं, आप इसको पूरा देखिएगा। ठीक है, मज़ा तो तभी है। ठीक है, मज़ा तो तभी आएगा। फिर आता है त्रिलोचन। त्रिलोचन में कौन कौन से? धरती, गुलाब, इनने लिखा है, गुलाब और बुलबुल। ठीक है, ये बुलबुल वही है, नाइटिंगेल को कहते हैं बुलबुल। ठीक है, तो उसी के बारे में इनने लिखा है, तो उसमें कोई लेना देना नहीं, याद करने की ट्रिक है। मुक्तिबोध। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट पे। मुक्तिबोध की है, मुक्तिबोध का याद रखना भाई, ये मुक्तिबोध बड़ा पूछा जाता है। कौन? ये मुक्तिबोध। मुक्तिबोध है कि पूछा जाता है कि बूढ़ा चांद का मुंह टेढ़ा किसने लिखा है? तो मुक्तिबोध की है, किसकी? चांद का मुंह टेढ़ा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और कुछ याद रहे या ना? अंधेरे में भूल और गलती, अंधेरे में भूल और गलती भी याद रखना है। ठीक, ये दो याद रखने हैं आपको, चांद और बूढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा। हाँ, ये पूछा गया था, आप थोड़ी सा ध्यान रखिएगा। ये वाला यूपीएसआई में पूछा गया है, रागे राघव वाली, कि कौन सी नहीं है, तो उसमें पंचाली भी दे रखा था। फिर इसके बाद मेघावी था, तो ये इनको याद रखना है। राग के दीपक, ये 3 चीज़ें याद रखना है, बाकी याद रहे चाहे ना रहे। चलिए, तो ये आपका हो गया। इनका क्रम अगर पूछा जाए तो है नागार्जुन। ठीक है, इनका जो क्रम है ये है नागार्जुन है, फिर केदारनाथ है, रामविलास, शिव मंगल, फिर त्रिलोचन, मुक्तिबोध। तो इसको ये भी क्रम भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। चलिए, तो फिर यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया है। हाँ, फिर आता है अपभ्रंश के रचनाकार। थोड़ी सा अपभ्रंश के बारे में थोड़ी समझ लो। पूछा जाता है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा गया है? तो पावनचरित्र इनका एक ग्रंथ है, तो स्वयंभू ने लिखा है। जैसे रामचरितमानस है, ऐसे ही इनने एक ग्रंथ लिखा है जिसे बोलते हैं पावनचरित, स्वयंभू ने। तो इसी कारण उन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा गया है। चलिए आगे नेक्स्ट पे। ठीक है,
तो ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको स्किप कर देते हैं, आगे चलते हैं। फिर आता है रसिक प्रिया केशव, हाँ इनको थोड़ी सा ध्यान रखो। साकेत, ये थोड़ी सा बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये किसकी है। तो रसिक प्रिया केशवदास की रचना है, कवि प्रिया केशवदास की, रामचंद्रिका ये सब केशवदास की हैं। साकेत मैथिली शरण गुप्त की है, कामायनी भी ये जयशंकर प्रसाद की है। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट पे आ जाओ। तुलसीदास की मैंने बता ही दिया था कि तुलसीदास जी के बारे में ये हो ही गया, ठीक है। तो केदारनाथ शिव मंगल सुमन भी हो गया, त्रिलोचन मुक्ति बोधन। दोबारा पीडीएफ कैसे बन गई ये, चलिए कोई बात नहीं है, ठीक। हाँ इसको चलते हैं, ये रेस मिठाई, ये नाटक है भाई। रेस मिठाई किसने लिखा है तो इसको ध्यान रखना है, ये है राम कुमार वर्मा। लॉटरी भुवनेश्वर प्रसाद है। पर्दे के पीछे उदय शंकर भट्ट है। रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर की है। रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी आप इसको पढ़ना कभी अगर आपको टाइम मिलता है तो। रीढ़ की हड्डी में बताया गया है कि एक राम स्वरूप नाम का एक व्यक्ति रहता है और उसकी जो है तो बेटी को पढ़ाता लिखाता है, तो उसकी शादी के एक रिश्ते की कहानी है। यानी पुरानी परंपराओं को कैसे लोग तोड़ने की बात कही गई है। जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा हुआ है, एनसीईआरटी की किताब में, आपको टाइम मिले तो कभी पढ़िएगा, मैंने इसको पढ़ रखा है। चलिए आगे आगे चलते हैं। इसके बाद जो है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको इसको पढ़ लेना है। घुमक्कड़ किसकी है तो ये राहुल की है, इसको याद रखना है, ये पूछा जाता है। घुमक्कड़ किसकी है तो राहुल, राहुल बड़ा घूमता है तो राहुल संस्कृतन, ठीक है। तो इसको याद रखना है, ये घुमक्कड़ इसी की है। इसके बाद जो है फिर आता है रैदास, मीरा और मुल्कदास, ये इनका क्रम है। फिर प्रयोगवादी के हैं, ये कवि हैं। फिर इसके बाद ये इनको हटा देते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं केदारनाथ, अभी बिल्कुल भी ठीक है। दुष्यंत, चंद्रकांता, इसको थोड़ी सा, चंद्रकांता देवकीनंदन खंत्री, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो आगे चलते हैं, चलिए इसको आप देख लेना एक बार पूरा, मैं आपको इम्पोर्टेंट करवा रहा हूँ इधर। बाकी क्या है, ठीक है। गुनाहों के देवता, हाँ इसको थोड़ी ध्यान रखना है। ये गुनाहों का देवता ये एक उपन्यास है, ठीक है। धर्मवीर भारती ने लिखा है गुनाहों का देवता, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। गुनाहों की देवी भी है, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती, गुनाहों की देवी ये है यादवेंद्र चंद्र शर्मा। कौन, यादवेंद्र चंद्र शर्मा जी के लिखा हुआ है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पे, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रेमचंद को भी याद रखना है, लेकिन प्रेमचंद को आपको पता होना चाहिए, पूस की रात वगैरह इनकी कहानी है, ठीक है। बड़े घर की बेटी हो गया, उपन्यास है इनका, क्या नाम था, गोदान गबन इनके उपन्यास है। मंगलसूत्र अधूरा उपन्यास है। धनपत राय इनको कहते थे। बनारस में इनका जन्म हुआ था प्रेमचंद का। जब आएगा तो मैं आपको समझा दूंगा अच्छी तरीके से, तो अभी आप इतना ही समझ लो मेरे से, ठीक है। ये पीडीएफ है। रानी केतकी की कहानी, ईसा अल्लाह खां, प्रारंभिक कहानियाँ हैं, इसको कहानी को ध्यान रखना है मेरे भाई। ये पूछा जाता है रानी केतकी की कहानी, तो ये है, इसका नाम है मुंशी ईसा अल्लाह खां, तो इसको ध्यान रखना है। शिव प्रसाद है। ये राजा भोज का सपना, ये भी ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो फिर आगे चलते हैं। बाकी के वो उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप अगर इस पीडीएफ को अगर नोट कर लेते हैं तो आपको हमेशा के लिए काम आएगी, ठीक है। एक बात गांठ बांध लो आप, मेरी बातों को ऐसे हल्के में ना लो, क्योंकि इसमें आपको एक क्वेश्चन बाहर नहीं जेल मिलेगा। इम्पोर्टेंट इसमें क्या है तो देवकीनंदन खंडरी ये है आपका, चंद्रकांता के, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं। इम्पोर्टेंट तो सब है, जो ज़्यादा पूछी गई हैं वही को मैं टिक करवा रहा हूँ। चलिए कबीरदास जी के बारे में, तो कबीरदास जी का जन्म, ठीक है, बनारस में हुआ था, थोड़ी समझ लो, ठीक है। कबीरदास जी के बारे में, इन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा गया है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कहा गया है, और इनका जन्म हुआ था बनारस में। और ये इनकी जब मृत्यु हुई थी तो इनकी मृत्यु हुई थी कहाँ पे पता है, ये मगहर में, जिसे वर्तमान में संत कबीर नगर कहते हैं। इसका मुख्यालय है खलीलाबाद, तो वहीं पे इनकी मृत्यु हुई थी। ये हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक माने गए हैं। ये कहते थे अगर जो है पत्थर पूजने से अकबर भगवान की प्राप्ति हो जाए तो मैं पहाड़ की भी पूजा करूंगा, तो ये इनको ध्यान रखना है कबीर को, ठीक। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। बिहारी, बिहारी के बारे में, ये इनने जो है तो बिहारी के, ये वही है
ने दोहे लिखे हैं। बिहारी के दोहे बहुत फेमस है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये उनके राजा जयसिंह के दरबार में रहते थे, एक दोहा लिखा था इनने कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ई काल, अली खली शिव बंधो, आगे कौन हवाल। तो ये इनने लिखा है। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद ये पूरे हो गए, आप इसको देख लीजिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। आप इसको पीडीएफ पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको इधर समझा दूंगा, बाकी का आप इसकी पूरी पीडीएफ बना लो, जैसा कि मैंने बना लिया है, कि आपको कोई दिक्कत ना हो। आप इसको नोट कर लेना। आगे चलते हैं। बहुत लंबी पीडीएफ है, एक बार इसको आराम से धीरे धीरे प्यार से इसको खिसकाते जाइए, ठीक है। ये आपके लिए नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है मैं वही करवा रहा हूँ। बाकी का जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, ठीक है, वो सब उन सब के लिए है, ठीक है। ये सूर्यकांत की ये नए पत्ते मैं आपको बता ही चुका हूँ। ये दोबारा पीडीएफ बन गई है, इसलिए इसको स्किप कर देते हैं। चलिए 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 चलिए, तो आपने देख लिया ना ये, तो ये हो गई पूरी पीडीएफ, ठीक। तो आपको ये पीडीएफ कैसी लगी, ये आज का मेरा पहला वीडियो था मेरे भाई। आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और जिनने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना, तो जिससे कि आपके यहाँ तक कम समय में मैं पीडीएफ बना थोड़ी सा मुझको भी मोटिवेशन मिलता है यार। मैं भी आपके लिए इतना सारा मेहनत करता हूँ, तो इस थोड़ी सा मुझे भी मोटिवेशन कुछ ना कुछ मिले कि आप लोग वाकई में पढ़ते हैं। तो अब आप जो है तो इस पीडीएफ को नोट कर लेना, ठीक है। यस लिख के भेजना सब लोग, यस सर करेंगे करेंगे करेंगे। लेखपाल की वैकेंसी आ चुकी है, लेखपाल के लिए हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जिसमें मैं आपको लेकर आता रहूँगा टाइम टू टाइम, ठीक है। तो फिर मिलते हैं फिर कल, ठीक है। टिक टिक बाय बाय। कैसी लगी मेरी पहली क्लास, जो कि मैंने इसमें ली है पीडीएफ के फॉर्मेट में। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मुझे बताइएगा, तो मैं आपको इस तरीके से बहुत कम समय में ये पढ़ाता रहूँगा, धीरे धीरे आपको चीज़ें पता चलती रहेंगी, ठीक। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।